अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्नोट हीट इंजन, जो कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक बनता है यहाँ पे। सबसे पहले तो कार्नोट हीट इंजन होता क्या है, उसके बाद हम इसका साइकिल पढ़ेंगे। साइकिल के बाद आपको थर्मल एफिशिएंसी का भी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कार्नोट हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? एक क्लोज सिस्टम होता है जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है हीट और वर्क को विद इट्स सराउंडिंग। और फिर जो है वो अगर वो बार बार एक ही तरह हो रहा होता है तो वो एक हमारे पास साइकिल हो जाता है। जितने भी हमारे पास साइक्लिक हीट इंजन हैं जो ड्राइव होते हैं हीट से फ्रॉम अ हीट सोर्स, कन्वर्ट यूज़फुल वर्क, यानी कि कन्वर्ट मतलब कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं वो, एंड रिजेक्ट द रिमाइंडर टू अ हीट सिंक। तो मतलब आपने ये देखना है कि जितने भी हीट इंजन होंगे वो बदले में आपको क्या दे रहे होंगे, वर्क प्रोवाइड कर रहे होंगे। आपने ये याद रखना है। और हीट इंजन कोई भी क्लोज सिस्टम हो सकता है। अब बात ये आती है कि हम कार्नोट हीट इंजन किसको कहते हैं। कार्नोट हीट इंजन हमारे पास होता है a hypothetical idealized heat engine which is free from all sorts of heat losses and friction। यानी कि ये एक मतलब कि आइडियलाइज इंजन है, मतलब इसमें कोई हीट लॉस नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड भी आप इसको नाम दे सकते हैं। इस तरह का जो हीट इंजन होता है हमारे पास, हम उसको कार्नोट हीट इंजन कहते हैं। और एफिशिएंसी ऑफ एन एक्चुअल हीट इंजन इज़ ऑलवेज लेस दैन कार्नोट हीट इंजन। यानी कि जो एफिशिएंसी होगी वो एक्चुअल हीट इंजन की, वो हमेशा कम होगी कार्नोट हीट इंजन से। ठीक है। और जो कार्नोट हीट इंजन होता है वो किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? एक गैस सिलेंडर विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स, यानी कि उसकी परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स होनी चाहिए। और परफेक्टली कंडक्टेड बेस, यानी कि एक अच्छी बेस होनी चाहिए उनकी कंडक्टिंग। और उसके बाद अब परफेक्टली इंसुलेटेड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इन सिलेंडर। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कार्नोट हीट इंजन में नज़र आएंगी। एक गैस सिलेंडर होगा जिसकी परफेक्ट वॉल्स होंगी, और एक हमारे पास बेस होगी कंडक्टिंग, एक परफेक्ट वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा। ठीक है। उसके बाद हम कार्नोट साइकिल पे आ जाते हैं। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, जो अ साइकिल ऑफ हीट इंजन इज़ कम्प्लीटेड व्हेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम हैव रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट। यानी कि साइकिल हमारे पास हीट इंजन का तब कंप्लीट होता है जब वो वर्क करके दोबारा उस अपने वापस एक ही पॉइंट पे आ जाए, तो उसको हम साइकिल कहते हैं। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज़ कॉल्ड कार्नोट साइकिल। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका काम होकर सिर्फ वापस वो इसी एक पॉइंट पे आ जाए तो वो हमारे पास कार्नोट साइकिल कहलाता है। अब कार्नोट साइकिल में हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं। 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस हमारे पास आता है कार्नोट साइकिल में, वो आता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होगा, कंसिडर अ कार्नोट हीट इंजन, लेट द वर्किंग सिस्टम बी एट प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर हमारे पास P1, वॉल्यूम हमारे पास V1 एंड टेम्परेचर हमारे पास T1 होगा। फिर क्या होगा, लेट द गैस सिलेंडर बी प्लेस्ड ऑन अ हाई टेम्परेचर रिजर्वर एट टेम्परेचर T1। फिर हम सिलेंडर को उठा के हाई टेम्परेचर रिजर्वर पे रखेंगे एट टेम्परेचर T1 एंड सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ एब्सॉर्ब। यानी कि कुछ अमाउंट होगी हमारे पास एनर्जी की, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद बाय द गैस कीपिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, द वॉल्यूम इंक्रीज बट प्रेशर डिक्रीज। अब इस सब में क्या होगा, जब हम सिलेंडर को अपने हाई टेम्परेचर रिजर्वर में रखेंगे तो वो सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ होगा लेकिन प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ होगा। जिस तरह कि हमने देखा था स्टेट ऑफ द गैस P1 V1 T1 चेंज टू P2 V2 T1, यानी कि P2 हमारे पास डिक्रीज़ हुआ, यानी कि P1 मतलब कि कम हुआ। तो अब हम जो डिक्रीज़ड प्रेशर हुआ है उसको हम P2 से कर लेंगे, और जो इंक्रीज़ वॉल्यूम हुआ है उसको हम V2 से कर लेंगे, और T1 जो है वो कांस्टेंट रहा। आइसोथर्मल में आपने ये याद रखना है कि हमेशा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और बाकी वॉल्यूम प्रेशर में चेंजेस आती हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और हीट की एब्जॉर्प्शन भी हुई है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। For a gaseous system, the process is that of isothermal expansion and is represented by the isotherm
और मतलब कि डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रोसेस है वो हमारे पास A to B, वो है आइसोथर्म, और उसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। ये देख लें आप। डायग्राम मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो डायग्राम आपने जहन में रखनी है कैरनेट साइकिल की, कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा है और वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखें, आप देख सकते हैं अगर डायग्राम को देखें तो A to B में वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहा है और वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या है कि द गैस सिलेंडर इज़ नाउ बीइंग प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, यानी कि पहले उसको हमने कहाँ रखा था, टेम्परेचर रिजर्वियर पे इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने उसको कहाँ रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। तो यहाँ पे क्या होगा, नो हीट इंटर्स द सिस्टम और लीव द गैस, सपोज द गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड टिल द वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V2 to V3, यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा कि वॉल्यूम भी और हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि V2 से V3 चला जाएगा, और टेम्परेचर जो है वो फॉल्स फ्रॉम T1 to T2, यानी कि टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा T1 से T2, एंड प्रेशर डिक्रीज़ फ्रॉम P2 to P3। प्रेशर जिस तरह P2 था पहले हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये B2C जो हमारे पास प्रोसेस है ना, इसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रेशर हमारे पास P2 से P3 हुआ है, टेम्परेचर भी हमारे पास T1 से T2 हुआ है, और जो वॉल्यूम था वो भी हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन पे। कंप्रेशन में क्या होगा कि गैस सिलेंडर जो है अब कहाँ पे हम रखेंगे, लो टेम्परेचर रिजर्वियर पे। ठीक है, पहले हमने हाई टेम्परेचर रिजर्वियर में रखा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे, अब हमने यहाँ पे लो टेम्परेचर रिजर्वियर पे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन द हीट एनर्जी इज़ रिजेक्टेड बाय द गैस, यानी कि जब इंक्रीज़ होगा हमारे पास लोड तो हीट एनर्जी रिजेक्ट हो जाएगी हम। उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ किस तरह से होगा, तो उसको चेंजिंग हो रही है तो हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ फ्रॉम V3 to V2 V4। ठीक है, यानी कि V3 से V4 पे हमारे पास आ गया है वॉल्यूम, एंड प्रेशर इंक्रीज़। जब भी वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, P3 to P4, और अगेन आइसोथर्मल है तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये C to D जो प्रोसेस है डायग्राम में, वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन पे। अब यहाँ पे क्या होगा, वंस अगेन एडियाबैटिक है तो हम इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे, नो हीट एंटर द सिस्टम और लीव द गैस, कोई भी हीट एंटर नहीं होगी और कोई भी हीट जो है वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी। द गैस इज़ कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू इट्स इनिशियल स्टेट, द गैस सिलेंडर रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, यानी कि जो P1 था, V1 था, T1 था, उन सब पे वो वापस आ जाएंगे। और द प्रोसेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एडियाबैटिस, यानी कि D2A जो हमारे पास प्रोसेस है डायग्राम में वो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ड्यूरिंग वन साइकिल कैन नॉट हिट इंजन परफॉर्म अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि जो हमारे पास एक साइकिल में हमारे पास होगा नेट अमाउंट ऑफ वर्क होगी, यानी कि डेल्टा W, which is the difference between the work done and the engine during the two expansion and the two compression। डेल्टा W हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है वर्क डन में और जो टू एक्सपेंशंस में हमारे पास और टू कंप्रेशन में हुआ था वर्क। ठीक है, द नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन इन वन साइकिल, जो एक साइकिल में नेट अमाउंट निकालेंगे वो होगा Q1 minus Q2, where Q1 is the heat absorbed during isothermal expansion and QT is the heat rejected during isothermal compression। ठीक है, तो ये Q1 Q2 का समझ आ गया कि क्यों हमने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद द एरिया इनक्लोज बाय द साइक्लिक पाथ रिप्रेजेंट द नेटवर्क डन बाय द इंजन इन वन साइकिल। अब हम यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी देखेंगे कि हम वो किस तरह से निकालेंगे। तो एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट हमारे पास क्या था, वर्क जो हमें हीट इंजन से मिला है, और डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, यानी कि वर्क ऑब्टेन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। वर्क ऑब्टेन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, डेल्टा W, और हीट सप्लाई जो हुई थी फर्स्ट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो Q1 हुआ था, और डेल्टा W का हमने क्या लिखा था कि Q1 minus Q2।
क्योंकि हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये चीज़ होगी। उसके बाद जो हमारे पास टोटल हमने फार्मूला फर्दर सॉल्व किया, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, ये जो स्मॉल n है इससे हम थर्मल एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और T2 यानी कि जो हमारे पास आउटपुट चीज़ होगी, और जो T1 यानी कि जो इनपुट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, एंड देन क्या था 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आपके पास आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस फार्मूले को फर्दर हमने जो है वो प्रिस्क्राइब किया ताकि हम एंड में एक एक्चुअल फार्मूला लेकर आ सकें, जिसको हम अपने एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए या फिर अपना टेम्परेचर T2 या T1 फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कैरनेट इंजन साइकिल, कैरनेट हीट इंजन, थर्मल एफिशिएंसी, थर्मोडायनेमिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कैरनेट साइकिल भी आता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये डायग्राम भी अगर आपको ज़्यादा देखें, डायग्राम से ऐसा होता है कि इंसान को ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाती है, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं डायग्राम्स अगर या तो बना लूँ या तो शो कर लूँ, ताकि आपको और क्लियरेंस हो जाए। तो डायग्राम से भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।